आइए अब हम लोग सेल के बारे में समझते हैं। सेल, हम ये समझ सकते हैं कि सेल वो है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करता है। बिल्कुल रफली अगर हम समझने की कोशिश करें तो सेल का मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहा है। अब वो सेल हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल को हम बैटरी कहेंगे, और इसी तरह से और भी कोई पावर सप्लाई करने का मोड हो सकता है। तो जब हम सेल कह रहे हैं, आपने देखा होगा, मैं एक बेसिक सा ड्राई सेल पेंसिल बैटरी का एक डायग्राम बना देता हूँ, इससे आपको रिमाइंड हो जाएगा। इसमें दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हम इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं किसी बल्ब को, हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, यानी रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया, ये ग्लो करता है। ये ग्लो करता है तब जबकि ये फुल्ली चार्ज होता है। फुल्ली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है। अब समझने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड क्यों है और प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल किनको कहते हैं। आपने नोट किया होगा कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर हमारे टीवी रिमोट्स और भी क्लॉक्स में और भी कहीं जहाँ पर हमें सेल की ज़रूरत होती है, पेंसिल सेल की, उसमें हमने देखा है कि एक बार हमने यूज़ किया और उसको फेंकना पड़ेगा। डिस्चार्ज होने पर उसको फिर हम फेंक देते हैं। अगर वो चार्ज दोबारा नहीं किया जा सकता है तो हम उसको प्राइमरी सेल बोल देंगे। और सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि एक बार चार्ज कर दिया गया का मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर की गई है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई है, एक्चुअली हम अगर चाहें तो इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये केमिकल एनर्जी है। इसके अंदर कुछ है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब ये बल्ब ग्लो करता है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। और चार्जेबल भी होते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज, और एक ही बार चार्ज करने वाली भी बैटरीज होती हैं। हमें दो तीन बातों का ध्यान में रखना है इसमें। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ईएमएफ किसको कहते हैं, फिर हम समझेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसकी क्या है, इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो हम सबसे पहली चीज़ जो समझते हैं वो है ईएमएफ। ऐसे तो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलने के पीछे सिर्फ ये लॉजिक है कि इसके अंदर इसकी अपनी इतनी एनर्जी है, ये फोर्स नहीं है। एक्चुअल में ईएमएफ फोर्स नहीं है, ये एनर्जी की मेजरमेंट है। ये एक्चुअल में एनर्जी की मेजरमेंट है। किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है उसकी मेजरमेंट है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि उस एनर्जी की वजह से चार्ज को मोशन में लाया जाए तो जाहिर सी बात है हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि मोशन में आएगा मतलब वर्क होगा। वर्क तब होगा जब कोई फोर्स लग रहा है, यानी कि चार्ज एक तरह से उसके अंदर मूव कर सके, चार्ज की फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो पाए, और इस तरीके से इसके अंदर ये सर्किट कंप्लीट हो, करंट की फ्लो हो और इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर सके हम। तो ईएमएफ मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, ईएमएफ क्या है। ईएमएफ है एनर्जी की मेजरमेंट। किस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो एनर्जी जिसकी वजह से चार्ज, एक यूनिट चार्ज की हम अगर बात करें, यूनिट चार्ज यहाँ से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करने में जो यूटिलाइज्ड होगा। तो ईएमएफ को हम एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं वर्क डन रिक्वायर्ड, वर्क डन। तो इसका रोल क्या है सेल के अंदर, अगर हम ईएमएफ की मेजरमेंट कहते हैं, हायर ईएमएफ का मतलब ये हुआ कि
इसके अंदर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में, क्योंकि हमारा ये मकसद है, सबसे पहले ये देखना करंट हमें यहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर करंट कैसे मिलेगा? यहाँ पर तो करंट तब आएगा जब यहाँ पर ऑलरेडी हो कुछ। तो सेल का काम ये है कि चार्ज को यहाँ से इस टर्मिनल तक लाकर स्टोर कर दे, तब यहाँ से करंट फ्लो करेगी। मैं इसका एक मॉडल दूँ आपको, जैसे आपने नोट किया होगा, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के ऊपर में वाटर टैंक है और मोटर यहाँ पर लगी हुई है। ये यहाँ तक मोटर का काम क्या है? मोटर का काम है पाइप के जरिए वाटर को, ग्राउंड वाटर को यहाँ लाकर स्टोर कर दे, ग्राउंड वाटर को यहाँ पर लाकर स्टोर कर दे। और जब यहाँ पर स्टोर हो गया है तो इधर टैप से कनेक्टेड ये पाइप्स हैं, तो यहाँ अगर यहाँ पर ऑलरेडी पहुँचा हुआ है वाटर, तो यहाँ हमने टैप खोला, हमें पानी मिल गया, हमें पानी यहाँ पर मिल गया। लेकिन मोटर का काम क्या होगा? यहाँ से वाटर को ऊपर ले जाना, ये मोटर का काम। यहाँ से ऑटोमेटिक जब यहाँ स्टोर हो गई है वाटर जब यहाँ पर स्टोर हो गया तो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब हम सेल के ईएमएफ की बात करते हैं तो सेल के ईएमएफ का सीधा सीधा मतलब यह है कि जितनी एनर्जी से ये यहाँ से यहाँ तक स्टोर करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत हुई है, उसी एनर्जी को, जितनी एनर्जी लगी है उसी एनर्जी को हम ईएमएफ बोलेंगे। यानी कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक चार्ज को लाने में जितना काम हुआ है, जितना वर्क डन हुआ है, वो वर्क डन ईएमएफ के इक्वल होगा। क्योंकि जब ये ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर होगा तब यहाँ से फ्लो होना आसान है, लेकिन यहाँ पर लाने का काम कौन कर रहा है? सेल। अगर सेल के अंदर ईएमएफ, अब ये डिस्चार्ज हो गया हो सेल, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी अब इसके अंदर नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये अब रेडी नहीं है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये वर्क कर सके, चार्ज को मूव करा सके, पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर मूव करा सके। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने समझ लिया, वर्क डन हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस इन अ क्लोज सर्किट, या चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं वंस इन अ क्लोज सर्किट। अब जैसे हमने ये क्लोज सर्किट है, तो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज, अ यूनिट चार्ज वंस इन अ क्लोज सर्किट को भी हम ईएमएफ के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। ईएमएफ के बाद हमें समझना है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? जिस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है सेल के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और उन इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना रोल ये होता है, जब चार्ज की मूवमेंट हो रही हो, इसके अंदर चार्ज की मूवमेंट हो रही हो, तो इलेक्ट्रोलाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है, और उसी रेसिस्टेंस को हम इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स, अलग अलग केमिकल जो इस्तेमाल किए गए, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की इंटरनल रेसिस्टेंस अलग होगी, तो हम बड़े आराम से ऐसे कह सकते हैं। अब जब रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी जो ये सेल सप्लाई कर सकती है वो एनर्जी लॉस होगी, और हमें जितनी इसकी कैपेसिटी है, ईएमएफ जितनी है, ईएमएफ से कम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
या टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी जो लॉस हुई है, आप एक बार फिर से ओम्स लॉ के लिए अगर देखो, V इक्वल्स आई आर, ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। एक्चुअल में ये पोटेंशियल जो है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि ये भी एनर्जी का ही फैक्टर है, एनर्जी ही है, इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो टर्मिनल पोटेंशियल कितनी होगी, ईएमएफ, और इसकी ईएमएफ की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, एसआई यूनिट वोल्ट होगी, एसआई यूनिट वोल्ट, ईएमएफ की एसआई यूनिट वोल्ट। ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं ब्रीफली, ईएमएफ इक्वल्स वर्क अपॉन चार्ज। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ईएमएफ का यूनिट है वही वोल्टेज का भी यूनिट होता है। तो इस तरीके से अब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो वो ईएमएफ से कम होगा। V इक्वल्स ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी लॉस हुई है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितनी एनर्जी बची, उस एनर्जी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। जितनी एनर्जी किस चीज़ में, एनर्जी पर यूनिट चार्ज हम ले रहे हैं। वोल्टेज का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स, 10th में पढ़ा है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो टोटल एनर्जी कितनी बचेगी, इतनी एनर्जी इसके पास थी, ईएमएफ के लिए हमने ये सिंबल रखा है, इतनी एनर्जी थी, ईएमएफ के इक्वल हमने एनर्जी थी, लेकिन कुछ एनर्जी लॉस हुई, कुछ एनर्जी की लॉस हुई इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें कम मिला, ईएमएफ से कम वैल्यू मिलेगी हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको और डिटेल में समझो। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां तो हमने सेल से करंट ड्रॉ किया है, अगर सेल को चार्ज करना हो तो भी क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या फिर करंट हमने ड्रॉ नहीं किया, करंट जीरो हो तो ईएमएफ इक्वल होना चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इस बात को हम समझते हैं कैसे, 3 केसेस लेंगे और 3 केसेस में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल भी हो सकता है, ईएमएफ से ज़्यादा भी हो सकता है, ईएमएफ से कम भी हो सकता है। किन केसेस में वो हम अभी देख लेते हैं। केस 1, cell is being discharged, यानी कि करंट इज ड्रॉन, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। तो इस केस में पॉजिटिव टर्मिनल से ये पूरा सेल मैंने डिपिक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी और इस तरीके से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ए एंड बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ये सेल के अंदर, तो वो क्या बनेगा, V इक्वल्स EMF माइनस I इंटू R। EMF I करंट ड्रॉन, R इंटरनल रेसिस्टेंस।
इंटरनल रेसिस्टेंस। अब केस 2, cell is being discharged, cell is being charged. सेल को जब चार्ज कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी लॉस हुई है और जितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है वो पूरी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल्स EMF प्लस IR। EMF प्लस IR ऐसा इसलिए होगा कि यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पास करंट आ रही है, बाहर से हम सप्लाई दे रहे हैं, एक करंट इसके अंदर आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रही है। इसकी अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस और इस पूरे को हमने टर्मिनल A, टर्मिनल B, और इस तरीके से क्योंकि ये करंट इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आ रही है तो हमें क्या देखने को मिला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होगी। और ऐसा इसलिए होगा कि ये एनर्जी तो लॉस हो रही है, वो भी सप्लाई करना पड़ेगा। EMF जितनी उसकी अपनी कैपेसिटी थी, जितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है वो भी हमें देना पड़ेगा, और इस तरह से EMF प्लस IR। अब हम देखेंगे केस 3 के अंदर जब करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा, एक तरह से शॉर्ट सर्किट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें शॉर्ट सर्किट, हम ओपन सर्किट में भी कह सकते हैं ये, I इक्वल्स 0। जब I इक्वल 0 होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स क्या होगा, EMF के इक्वल। और इस तरीके से हम ये तीनों केसेस में देख सकते हैं अलग अलग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी। अगर हमने ये सेल दिया हुआ हो, सेल के दोनों टर्मिनल्स को हमने कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गई। या फिर एक स्विच लगाया हुआ है और यहां पर एक बल्ब है और अभी ये स्विच ओपन है, तो इसमें भी करंट ड्रॉ नहीं होगी, तो जो इसकी EMF है वो EMF एज इट इज़ बरकरार रहेगी। टर्मिनल पोटेंशियल वही होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF है उसकी। अब हम आगे देखते हैं EMF को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ अगर हम प्लॉट करें, उनके बीच का क्या रिलेशन है देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बिटवीन EMF एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया, कोई बात नहीं।